अधीश अपनी नई पहचान स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पूरा परिवार भी उसके साथ था। जल्द ही पुरोहित परिवार की पहचान बदलने वाली थी और वो एक मांत्रिक कुल में कदम रखने वाले थे। लेकिन क्या ये सब वास्तव में इतना आसान था? एक तरफ विक्रम था और दूसरी ओर वो 8वां राजकुमार, जो अधीश के लिए कुछ और ही योजना तैयार कर रहे थे। क्या होगा अधीश के भाग्य का फैसला? अधिपति कैलाश अपने विद्यालय में छात्रों को युद्ध कला सिखा रहे थे। तभी अधीश वहां पहुंचा। उसे देखकर वे एक सुखद आश्चर्य से भर उठे। बाहर तक आकर उन्होंने खुद अधीश का स्वागत किया। आओ आओ अधीश, तुम्हें खुद यहाँ आया देख बहुत खुशी हो रही है। मैं बस प्रकाश नगर आकर तुमसे मिलने की सोच ही रहा था। अधीश ने पैर छूकर अधिपति का आशीर्वाद लिया, फिर बोला, देखिए आपने याद किया और मैं आ गया, लेकिन आज मैं यहाँ आपसे एक सहायता मांगने के लिए आया हूं। अधिपति ने कुछ चकित सा होकर अधीश की ओर देखा। अधीश को उनसे क्या ही सहायता चाहिए हो सकती है, वे सोच रहे थे। अधीश उनके चेहरे पर तैर आए सवाल को समझ गया और खुद ही बोला, बात यह है अधिपति कि मैं पुरोहित मांत्रिक कुल की स्थापना करना चाहता हूं। अधिपति ने पूछा, मांत्रिक कुल? तुम्हारा अर्थ है कि तुम अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते हो? लेकिन इस काम में मैं किस तरह सहायक हो सकता हूं? अधिपति को उसका आशय कुछ कुछ समझ में आ गया था। अधीश ने कहा, जी, ये ठीक उसी तरह जैसे ये आपका विद्यालय है और आप छात्रों को तत्व विद्या के साथ युद्ध कला सिखाते हैं। मैं कुछ छात्रों को मंत्र विद्या सिखाना चाहता हूं। अंतर इतना होगा कि आपके छात्रों की तरह ये सीखने के बाद स्वतंत्र नहीं रहेंगे। इनके साथ मेरी पहचान जुड़ी रहेगी। अधिपति ने कहा, समझ गया। लेकिन उनका सवाल अब भी ज्यों का त्यों था। वे अधीश की किस तरह मदद कर सकते थे? अधीश ने कहा, कुछ छात्र मैंने चुन लिए हैं। मैं सोच रहा था कि यदि उनके रहने का और पढ़ने का प्रबंध आपके विद्यालय में हो जाए तो। अधिपति उसकी बात समझ गए और खुशी खुशी अपनी स्वीकृति दे दी। अधिपति ने कहा, मैं किसी भी तरह तुम्हारी सहायता कर सकूं अधीश, तो मुझे खुशी ही होगी। अधिपति की स्वीकृति लेकर अधीश वापस आ गया और अब जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में अधीश ने सारे बालकों के रहने और सीखने की व्यवस्था अधिपति कैलाश के विद्यालय में कर दी। उन्हें सिखाने का काम सिंदरा और बम्मन का था। इस काम को करने में बम्मन को बहुत खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो जल्दी से जल्दी अपनी शक्तियां वापस पाना चाहता था। लेकिन फिलहाल वो अधीश की इच्छा का गुलाम था और उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। आखिर वो एक महान मांत्रिक था और ऐसे में गुलामी उस पर भारी पड़ रही थी। फिर भी बम्मन अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यास का समय निकाल ही लेता था। बहुत सा समय गुजर गया। इस बीच सर्पदेव फिर से प्रकाश नगर आ चुका था और एक बार फिर विश्वा के महल में उसी झोपड़ी में आके रहने लगा था। एक दिन दोपहर के समय सर्पदेव के कमरे का लकड़ी का दरवाजा अचानक खुला और कमरे में दो अपरिचित आकृतियां दिखाई दी। सर्पदेव ने अचानक अपना सिर हिला लिया। उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं। हैरानी की बात यह थी कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ था और वे अंदर आ गए। सर्पदेव, हमें 8वें राजकुमार ने यहां भेजा है, उनमें से एक ने कहा, लेकिन अब भी उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इन दोनों ने अपने पूरे शरीर को वस्त्रों से ढका हुआ था। उनका रूप स्पष्ट नहीं देखा जा सकता था। सर्प वृद्ध के चेहरे पर विस्मय था और मन में संदेह। वो वास्तव में इन दो मांत्रिकों से अच्छी तरह परिचित था। वे महामहिम 8वें राजकुमार के निकटतम विश्वास पात्र थे। शक्ति में ये सर्पदेव के बराबर ही थे। फिर भी राजकुमार इन दोनों पर अत्यधिक विश्वास करता था। सर्पदेव ने पूछा, मांत्रिक हसवा, मांत्रिक सैकड़ा, 8वें राजकुमार के क्या निर्देश हैं? सर्पदेव को इन दो मांत्रिकों से कुछ जलन हो रही थी। हालांकि वे सभी महामहिम 8वें राजकुमार के अधीन काम करने वाले मांत्रिक थे। ये सभी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग विभाग संभालते थे और कभी कभी 8वें राजकुमार का विश्वास हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। थोड़ा बड़ा निर्मित मांत्रिक हसवा ने एक सफेद पत्र निकाला और उसे सर्पदेव को सौंप कर कहा, आप खुद देख लीजिए राजकुमार का संदेश। सर्पदेव ने 8वें राजकुमार के पत्र को ध्यान से देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उन्होंने एक गहरी आवाज के साथ कहा, महामहिम 8वें राजकुमार किसी कारण से यहाँ नहीं आ सकते और हमें ही अधीश को लालगढ़ की राजधानी राजनगर ले जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अधीश हमारे साथ जाने के लिए इस तरह मान जाएगा। सैकड़ा ने कहा, लेकिन हम अधीश के मान जाने का इंतजार नहीं कर सकते।
हमें जल्दी से जल्दी अधीश के गुरु मांत्रिक सूर्यभान तक पहुंचना है और फिलहाल हमारा लक्ष्य केवल अधीश को राजनगर तक सुरक्षित रूप से ले जाना है। सर्पदेव ने बेबसी में अपना सिर हिलाया, क्योंकि राजनगर यहां से काफी दूर था और अभी तक उसने राजकुमार तक उन 3 नगरों में हुई घटनाओं की जानकारी नहीं भेजी थी। सर्पदेव ने 8वें राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब राजकुमार ने अपनी ही योजना बदल दी थी। सर्पदेव सोच रहा था, ऐसा क्यों हुआ? क्या अब राजकुमार की नजरें गुरु सूर्यभान की बजाय अधीश पर टिकी हुई हैं? उसे सोच में डूबा हुआ देखकर हसवा ने कहा, क्यों, क्या कोई समस्या है? सर्पदेव ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी योजना कुछ और थी। खैर, जैसी राजकुमार की इच्छा। तो चलिए अब और देरी नहीं करते, मैं तुम दोनों को अधीश के पास ले जाऊंगा। अधीश इस समय इंद्रनगर में था। यह जगह प्रकाश नगर की अपेक्षा कुछ शांत थी और अधिपति का विद्यालय भी यहां से निकट था। जैसे ही तीनों ने अधीश के निवास में प्रवेश किया, बम्मन बाहर निकल आया। हे, कोई यहां है? उसने पूछा। मांत्रिक अधीश के निर्देश हैं कि कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, वे अभ्यास में व्यस्त हैं। मांत्रिक बम्मन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक बिजली सी चमक उठी। इसके बाद वो ठीक उन तीनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अचानक सामने आया देख सर्पदेव और अन्य लोग थोड़े चौंक गए। हालांकि सर्पदेव बम्मन को जानता था, लेकिन उसे उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। बम्मन हमेशा रहस्यमय तरीके से काम करता था। सर्पदेव ने कहा, मांत्रिक बम्मन, ये दोनों राजनगर के मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा हैं। इन्हें महामहिम 8वें राजकुमार के आदेश से भेजा गया है। हमारे पास मांत्रिक अधीश के लिए एक जरूरी सूचना है। सर्पदेव ने मांत्रिक बम्मन को एक संक्षिप्त विवरण दिया, लेकिन मांत्रिक बम्मन उसी तरह खड़ा रहा और ठंडेपन से बोला, आपके पास जो भी महत्वपूर्ण सूचना है बाद में बता सकते हैं। मांत्रिक अधीश ने निर्देश दिया है कि किसी को भी उसे परेशान करने की अनुमति नहीं है। तुम लोगों को वापस जाना चाहिए। कुछ दिनों में फिर आना, शायद मांत्रिक अधीश तब आपसे मिलेंगे। बम्मन ने इस बात की परवाह नहीं की कि सर्पदेव के पास कौन सी सूचना है। वो तो बस अधीश के दिए आदेश का पालन कर रहा था। बम्मन की बात सुनकर हसवा को क्रोध आ गया। उसने सर्पदेव से कहा, हमारे सामने एक मामूली मांत्रिक इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करता है? सर्पदेव, हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इसका ये दास क्या कर सकता है। उसने जबरदस्ती भीतर घुसने का फैसला कर दिया था। बम्मन हंसकर बोला, हे, तुम कोशिश कर सकते हो। मांत्रिक बम्मन के शरीर पर अचानक एक तीव्र मौलिक उतार चढ़ाव उभरा और उसने सर्पदेव और अन्य लोगों के खिलाफ हिंसक रूप से दबाव डालते हुए एक शक्तिशाली बल का निर्माण कर दिया। बम्मन ने आज तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। फिर सर्पदेव और अधीश एक दूसरे को जानते थे, इसलिए बम्मन ने केवल अपनी जीवन शक्ति से उन्हें डराने और उन्हें पीछे हटने के लिए दबाव डाला। उसकी ताकत देख सर्पदेव और उसके साथी पीछे हट गए। सर्पदेव ने एक कदम आगे बढ़ाया और मांत्रिक बम्मन ने कहा, क्योंकि मांत्रिक अधीश वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो हम कुछ और दिन इंतजार करेंगे। इसके बाद तीनों पीछे मुड़े और वापस चले गए। मांत्रिक बम्मन के होठों पर एक उपहास था और फिर वो फिर से एक भूत की तरह गायब हो गया। बाहर आते ही सैकरा ने पूछा, सर्पदेव, ये मांत्रिक कौन है? उसकी जीवन शक्ति इतनी भयानक कैसे है? हसवा बोला, आप सही कह रहे हैं। उस समय मैं उसका विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये चौंकाने वाली बात है कि इंद्रनगर जैसी छोटी सी जगह में इतना भयानक मांत्रिक छुपा हुआ है। मांत्रिक हसवा और मांत्रिक सैकरा शक्तिशाली मांत्रिक थे, इसलिए वे तुरंत ही समझ गए थे कि मांत्रिक बम्मन कितना शक्तिशाली था। यदि वे और आगे जाने का साहस करते तो शायद बम्मन उन पर हमला कर देता और फिर उनका बचना मुश्किल था। सर्पदेव कुछ चकित था। उसने पहले भी मांत्रिक बम्मन को देखा था, लेकिन वो हमेशा अधीश के साथ दास की तरह रहता था और उसके प्रति सम्मान दिखाता था। सर्पदेव ने कहा, ऐसा लगता है कि हम मांत्रिक अधीश के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसका दास भी इतना शक्तिशाली है। हालांकि अधीश केवल एक दूसरे स्तर का मांत्रिक है, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में एक शक्तिशाली 5वें स्तर के मांत्रिक के बराबर है। कुछ देर तक वे तीनों विचार विमर्श करते रहे, फिर एक नतीजे पर पहुंचे। सैकरा, जो उन तीनों में सबसे शांत और गंभीर था, उसने कहा, ऐसा लगता है कि मांत्रिक अधीश वास्तव में सरल नहीं है। यहाँ आने से पहले महामहिम 8वें राजकुमार ने हमसे कहा था कि हमें मांत्रिक अधीश को सौहार्द पूर्वक आमंत्रित करना चाहिए। महामहिम 8वें राजकुमार मांत्रिक सूर्यभान का भी सम्मान करते हैं। पहले हमें लगता था कि ऐसा क्यों है,
जबकि मांत्रिक सूर्यभान केवल एक छठी श्रेणी का मांत्रिक है। उसे इतना महत्व देना क्यों जरूरी है? लेकिन अब जबकि उसने अधीश और उसके दास को देख लिया है, तब समझ में आया कि राजकुमार इनका इतना सम्मान क्यों करते हैं। इसमें निश्चित रूप से कुछ रहस्य है जिनकी था पाना हमारे लिए मुश्किल है। सर्पदेव ने लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। महामहिम 8वें राजकुमार को हम सूचना भेज देंगे, लेकिन मांत्रिक अधीश जब तक मिलने की अनुमति नहीं देते हैं, हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन तीनों के पास इसके अलावा कोई और उपाय था भी नहीं। उफ! अधीश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे के बाहर से धूप की एक किरण रिस रही थी, जिससे कमरा गर्माहट से भर गया था। कई दिन हो गए। इस मोकरा औषधि के प्रभाव वास्तव में अच्छे हैं। अधीश अभी अभी नींद से जागा था। उसने एक बार फिर मोकरा औषधि का सेवन किया था। अधीश ने मांत्रिक बम्मन को बुलाया। बम्मन! बम्मन तुरंत हाजिर हो गया। महाशय, मेरे लिए क्या आदेश है? अधीश ने पूछा। पिछले कुछ दिनों में कोई मुझसे मिलने आया था, मांत्रिक बम्मन ने जवाब दिया। महाशय, 3 दिन पहले सर्पदेव 2 अपरिचित मांत्रिकों के साथ आया था, ये दावा करते हुए कि उन्हें 8वें राजकुमार द्वारा भेजा गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया है। उन्हें अभी भी आपके उत्तर की प्रतीक्षा है महाशय। अधीश बोला। ओह, 8वें राजकुमार ने आखिरकार किसी को भेज दिया। मांत्रिक कुल के कार्य में व्यस्त होने पर भी अधीश वास्तव में 8वें राजकुमार की खबर का इंतजार कर रहा था। लेकिन 8वें राजकुमार को उत्तर देने में इतना समय क्यों लगा? अधीश ने सोचा। महाशय, क्या आप अभी उनसे मिलना चाहते हैं? मांत्रिक बम्मन ने धीरे से पूछा। अधीश ने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक इंतजार किया है, मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ और दिन इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम बाहर जाओ और यहां किसी को भी आने मत देना। मांत्रिक बम्मन ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति भूत की तरह गायब हो गई। मांत्रिक बम्मन के चले जाने के बाद ही अधीश ने बड़बड़ाना शुरू किया। अब न जाने इनके ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई है, लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। मैं तुमसे तब मिलूंगा जब मेरी इच्छा होगी। अधीश के मन में कुछ अटकलें चल रही थी। 8वें राजकुमार ने फिर से लोगों को भेजा था, तो ये कोई साधारण बात तो नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी वो समय लेना चाहता था और अपनी मस्तिष्क क्षमता बढ़ाने के साथ साथ तीसरी श्रेणी के कुछ मंत्रों का भी अभ्यास करना चाहता था। अन्यथा भविष्य में अधीश के लिए मोकरा औषधि का सेवन करने के लिए ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार अधीश ने सर्पदेव और अन्य लोगों से नहीं मिलने का फैसला किया, लेकिन मोकरा औषधि का सेवन जारी रखा। क्या था 8वें राजकुमार का संदेश और क्या थी अधीश की योजना? उसने 8वें राजकुमार से मिलने की बजाय अपना काम जारी रखा। क्या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।